Hello, dear learners. How are you? I hope you are fine at your health and you are learning from various sources and from me also. If you are learning from me, then just subscribe my channel so that you can get more and more information about English literature. Hello, I am Mahesh Nagar and you're watching English from home. So today's topic is ode. हम इसको पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको ओडे पढ़ते हैं, बट हम इसको पढ़ेंगे ओड बिकॉज इट्स द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ओड। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। काइंड्स ऑफ पोएट्री में आज का टॉपिक ओड है और ओड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिरिक पोएट्री ने जब जन्म लिया तो लिरिक का यूज जो है लोगों ने कम कर दिया। जब ओड जो है वो ट्रेंड में आया, हम ये कह सकते हैं जब यूज में आया तो लिरिक पोयम खत्म हो गई लगभग। ओड की बात करते हैं। ओड की कुछ डेफिनेशन है। द ओड इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लिरिक, मोर डिग्निफाइड, स्टेटली एंड एलेबोरेटेड देन द लिरिक। लिरिक पोयम से कुछ खास क्वालिटी थी इसमें क्योंकि ये स्टेटली हुआ करते थे, मोर डिग्निफाइड हुआ करते थे, एंथुसियास्टिक टोन इनमें हुआ करती थी, इसलिए ओड का जो है यूज किया। ओड एक ग्रीक वर्ड है। ओड जो है वो एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब होता है सॉन्ग यानी कि गाना। इसका ओरिजिनेशन माना जाता है ग्रीक से और एक ग्रीक पोएट हुए हैं पिंडारिक जिन्होंने इसका आविष्कार किया है। बाद में एक रोमन पोएट हुए हॉरेस जिन्होंने इसको अलग फॉर्म में यूज किया। इन दोनों से ही कॉपी करी इंग्लिश पोएट्स ने और अपने ओड लिखने की कोशिश करी। ठीक है, इंग्लिश ओड की डेफिनेशन यहां पर है। ए लिरिक पोएम ऑफ एन इलेबोरेट स्ट्रक्चर, सोलेम इन टोन एंड यूजुअली टेकिंग फॉर्म ऑफ एड्रेस। मीन्स यहां पर एक इलेबोरेटिव स्ट्रक्चर होता था, सोलेम टोन है और यूजुअली इनका जो फॉर्म होता है वो एक कैरेक्टर के मतलब ये ओड का एक कैरेक्टर है कि जो इनका फॉर्म होता है वो एक एड्रेस के फॉर्म में होता है, यानी कि किसी को संबोधित करना, किसी को कहा जा रहा है, ऐसा इनका फॉर्म होता है। एडमंड गूज एक क्रिटिक हुए हैं, एक इंग्लिश राइटर हुए हैं जिन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है। ए स्ट्रेन ऑफ एंथोसियास्टिक एंड एक्सल्टेड लिरिक verse directed to a fixed purpose and dealing progressive with one dignified theme। एक ही थीम होती है इसकी और डिग्निफाइड थीम है, उसके साथ ये पोयम जो है ओड जो है वो प्रोग्रेस करते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं, एक्सल्टेड लिरिक्स ये होते हैं। इन्हें इस तरह की डेफिनेशन दी है। अब इसके इन डेफिनेशंस के बेस पर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो इनके जो फॉर्म्स होते हैं, देखिए कॉमा लगा है, एक ये है। इनके फॉर्म्स जो होते हैं वो एड्रेस के फॉर्म में होता है, यानी कि किसी को संबोधित किया जाता है। ठीक है, इनका ये एंथुसियास्टिक होते हैं, इमोशनल इंटेंसिटी के साथ लिखे जाते हैं। एंथुसियास्टिक एंड इमोशनल इंटेंसिटी के साथ ये लिखे जाते हैं और ये एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है पोएट के इमोशंस का, यानी कि सडनली पोएट जो सोचता है उसके अंदर जो एक गहरे इमोशंस आते हैं उनको जब वो लिख देता है तो दीज आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लोज। हाई इन सीरियसनेस, इनकी थीम जो होती है वो हाई सीरियसनेस पर डिपेंड होती है। इनमें जो थॉट्स का डेवलपमेंट होता है वो लॉजिकल एंड क्लियर होता है। इनके जो मीटरिकल स्ट्रक्चर है वो रेगुलर और इरेगुलर दोनों ही टाइप के हो सकते हैं। जिस तरह से इसका ओरिजिनेशन हुआ है पिंडारिक ने किया और बाद में रोमन पोएट जो होरास है उनने किया, इसके बेस पर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, यानी कि दो प्रकार है। फर्स्ट है ए पिंडारिक ओड एंड हॉरेशियन ओड। तो चलिए देखते हैं पिंडारिक ओड और हॉरेशियन ओड में क्या डिफरेंस है, इंग्लिश पोएट्स के इनमें क्या क्या एग्जाम्पल्स है, यानी कि कौन बेस्ट रहा, इन्होंने इनमें कौन ओड राइटर जो है सबसे बेस्ट राइटर रहा है, उनको देख लेते हैं आगे। पहले टाइप पे चलते हैं। तो पिंडारिक ओड है। पिंडारिक ओड एंशिएंट ग्रीक में इनका ओरिजिनेशन हुआ था। माना जाता है कि 6 to 5th सेंचुरी BC, यानी कि आज से 2500-2600 साल पहले इसका ओरिजिनेशन है। पिंडारिक ओड को चौरिक ओड भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ये ओड्स जो है वो किसके लिए लिखे जाते थे। तो एक्चुअली ये गॉड के ऑनर में लिखे जाते थे, यानी कि गॉड की तारीफ करने, उनकी प्रशंसा करने में, या फिर कुछ, क्योंकि इसका मतलब सॉन्ग होता है ओड का मतलब, तो ये गाए जाते थे ट्रम्फ और विक्ट्री फॉर रूलर्स एंड एथलीट्स। तो ये गाए जाते थे उन लोगों के लिए जो एथलीट्स हुआ करते थे या रूलर्स हुआ करते थे, यानी कि कहने का मतलब है कहीं ना कहीं
गॉड या उसके बाद जो हाई स्पिरिट पर्सनालिटी होते थे उनके लिए गाए जाते थे। ठीक है, इनका जो स्टेंजा होता था वो फिक्स स्ट्रक्चर पैटर्न पर ही ये चलते थे। हालांकि नंबर ऑफ स्टेंजास जो है वो ज्यादा कम हो सकते थे, लेकिन हर एक ओड जो है वो 3-3 स्टेंजा के ग्रुप में डिवाइडेड था। इन 3 स्टेंजा को जो है वो ट्रायड कहते थे, TRIAD, ट्रायड कहते थे। क्या कहते थे इनको? ट्रायड कहते थे। अब अगर किसी को ओड लिखना रहता था तो वो या तो 3 स्टेंजास लिखेगा, या तो 6 लिखेगा, या तो 9 लिखेगा, या तो 12 लिखेगा। मींस 3 का पहाड़ा आप पकड़ लीजिए, उस हिसाब से ही वो उतने स्टेंजा ही अपनी उस ओड में इंक्लूड करेगा। कितने भी नंबर ऑफ स्टेंजास कितने भी हो सकते थे, बट कंडीशन ये थी कि एक ग्रुप 3 स्टेंजा का होता था, दूसरा ग्रुप फिर 3 का होता था। ऐसा नहीं होता था कि 3+3 और फिर 1 लिख दिया 7, नहीं, वो फिर ओड नहीं हो जाता था, वो फिर कुछ और फॉर्म में जो भी होता था वो हो गया। ठीक है, इन 3 स्टेंजा का जो फर्स्ट स्टेंजा रहता था उसको स्ट्रोफ कहते थे, जो सेकंड स्टेंजा होता था उसको एंड स्ट्रोफ कहते थे, और थर्ड को इपोड कहते थे। ठीक है, यहां पर कोई राइमिंग स्कीम नहीं हुआ करती थी और ना ही कोई मीट्रिकल पैटर्न था। इसके अलावा सिर्फ यही एक पैटर्न था जिसमें लिखे जाते थे। काउली जो है वो एक मात्र ऐसे पोएट माने जाते हैं जिनने सबसे पहले ट्राई किया था। इंग्लैंड के ये पोएट थे। 1618 से 1667 तक इनका कार्यकाल रहा, यानी कि इनका जीवन लाइफ स्पैन रहा। काउली ने जो है ट्राई किया था लिखने का पिंडारिक ओड, बट एक्चुअली में ये समझ ही नहीं पाया कि इसका स्ट्रक्चर या फॉर्म क्या होता था, इसलिए मन चाहे वैसे इन्होंने अपने ओड लिख दिए। यहां के बाद आता है कि 3 जो है वो ड्राइडन ने भी लिखे। इन्होंने ज्यादा बेटर तरीके से लिखे जो कि काउली नहीं कर पाए थे, जिसमें से एक बहुत फेमस है ओड टू एस्टी सेसिलिया एंड अलेक्जेंडर्स फीस्ट। ये बहुत पॉपुलर आज भी जाना जाता है और सरवाइव कर रहा है, बहुत अच्छा है ये। उसके बाद ग्रे आए। ग्रे साहब ने भी लिखने का कोशिश करा। उन्होंने लिखा द बार्ड एंड द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी। ये भी बहुत पॉपुलर है, आज भी चलन में है। इसके बाद टेनिसन साहब है, लॉर्ड टेनिसन, उन्होंने भी कोशिश करी और उन्होंने लिखा ओड ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक वेलिंगटन। इनकी डेथ पर जो है वो इन्होंने लिखा है। उसके बाद आता है हॉरेशन ओड। हॉरेशन ओड जो है वो हॉरेस जो थे, जो पोएट थे, रोमन पोएट, उन्होंने एक्चुअली कॉपी करने की कोशिश करी पिंडारिक को ही कॉपी करी। लेकिन कॉपी किस तरह से करी कि पिंडारिक के अलावा ये फार रीचिंग मॉडिफिकेशन, यानी कि इन्होंने कई सारे मॉडिफिकेशन कर दिए है। और जिस तरह से हम कहें कि जो सोनेट में चेंजेस किए थे विलियम शेक्सपियर ने, उसी तरह से इन्होंने भी चेंज कर दिया और इसको इंग्लिश में अडॉप्ट कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाए, कुछ फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर पाए, कुछ पैटर्न को फॉलो नहीं कर पाए। लेकिन कुछ पोएट्स महान हुए हैं जिन्होंने किया है। एक्चुअली इन्होंने चेंज क्या किया कि यहाँ पर जो ओड आ रहे थे वो विदाउट एनी डिवीजन। इन्होंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हटा दी कि अगर आप 3 स्टेंजा का नहीं लिख पा रहे हो, आप 5 का लिख रहे हो, तब भी ओड हो सकता है। 7 स्टेंजा है, 9 स्टेंजा है, या फिर 10 स्टेंजा है, तब भी आपका ओड हो जाएगा। इन्होंने वो चीज खत्म कर दी। हालांकि इनके स्टेंजा में भी इनकी ओड में भी एक कमी थी, वो थी राइम भी हो सकते थे और अनराइम्ड भी हो सकते थे। यहाँ पर अनराइम्ड थे, ये राइमिंग स्कीम से बिल्कुल फ्री थे, ये राइमिंग स्कीम फॉलो करे या ना करे, बट इन्होंने कह दिया कि राइम भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। एक्चुअली में ये थोड़े लाइट वेटेड रहते थे और पर्सनल होते थे। ये तो एड्रेस के फॉर्म में होते थे, खैर एड्रेस के फॉर्म में ये भी होते थे, लेकिन ये पर्सनल और लाइट हुआ करते थे। कुछ एग्जाम्पल्स है इसके। कुलिन साहब है, उन्होंने लिखा है एक ओड टू सिंप्लिसिटी। देखिए नाम ही सिंप्लिसिटी है तो मतलब सिंपल हुआ करते थे। दूसरा इन्होंने लिखा ओड टू इवनिंग। ये बहुत ही पॉपुलर ओड्स है जिनके एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। इसके बाद पीबी शेली साहब आए, उन्होंने लिखा ओड टू वेस्ट विंड। इन्होंने और भी ओड लिखे हैं, ठीक है, वो आप सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और कभी हम वीडियो बनाएंगे तो शेली साहब के ऊपर तो हम इनके ओड के लिखेंगे। सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो माना जाता है जॉन कीट्स को। ये कीट्स साहब जो थे इन्होंने ही सबसे अच्छे और बेटर ओड जो है वो लिखे हैं और सबसे पॉपुलर भी लिखे हैं। जैसा कि यहां पर एग्जांपल लिखे हैं 6 ओड इनके बहुत ज्यादा पॉपुलर या फेमस है। द ओड टू साइक, ओड टू मेलनकोली, ओड टू ऑटम, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ग्रेसियन उर्न, ओड टू एंडोलेंस। ये सबसे पॉपुलर 6 ओड है कीट्स साहब के, जो इनको बेस्ट बनाते हैं ओड राइटिंग में, बाकी सभी पोएट से अलग रखते हैं। तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, आई होप कि आपको इंफॉर्मेशंस पक्की और अच्छी और बेहतर मिली होगी। अगर ऐसा है आप फील करते हैं तो डेफिनेटली आपको करना सिर्फ एक ही काम है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है
और सीखते रहना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगली पोयम और उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसके टाइप को डिस्क्राइब करेंगे, अगले फॉर्म को डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।